तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के 90वें जन्मदिन समारोह में भारत ने बड़ा कूटनीतिक संदेश देने का मन बना लिया है। जर्नलिस्ट सिद्धांत सिब्बल के अनुसार 6 जुलाई को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ अरुणाचल और सिक्किम के मुख्यमंत्री धर्मशाला में कार्यक्रम में शामिल होंगे। चीन के नाराजगी के बावजूद भारत ने तिब्बत को लेकर अपना स्पष्ट रुख दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोमवार को 35 मिनट की टेलीफोन पर अहम बातचीत हुई। G7 सम्मेलन के तुरंत बाद हुई इस बातचीत में पीएम मोदी ने साफ तौर पर अमेरिका को भारत का रुख बता दिया। पीएम ने ट्रंप से कहा कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता और पाकिस्तान के मुद्दों पर भारत की नीति पूरी तरह स्पष्ट और सख्त है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी भारत की कार्रवाइयों का मजबूती से पक्ष रखा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बातचीत की पूरी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर हुई बातचीत में उनके भारत पाकिस्तान युद्ध में मध्यस्थता के दावे को स्पष्ट शब्दों में नकार दिया। ट्रंप से अपनी बातचीत में पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी भी भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर न कभी किसी प्रकार की मध्यस्थता स्वीकार की है, न ही भविष्य में ऐसा करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अनुसार पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते या मध्यस्थता को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा, भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य वार्ता पूरी तरह दोनों देशों के स्थापित सैन्य चैनलों से ही हुई थी और वह भी पाकिस्तान के अनुरोध पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के कानानस्किस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और इन बैठकों में रक्षा, व्यापार, सुरक्षा और आतंकवाद रोधी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मेलोनी ने एक्स पर पोस्ट कर भारत और इटली को महान मित्रता से जुड़ा बताया। पीएम मोदी ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि दोनों देशों की दोस्ती मजबूत होगी, जिससे जनता को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कानानस्किस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात की। एक दशक में यह पीएम मोदी की पहली कनाडा यात्रा थी। दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी चर्चा की। साथ ही नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा का दौरा पूरा कर क्रोएशिया के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे आज क्रोएशियाई प्रधानमंत्री प्लेंकोविच और राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच से मिलेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कनाडा के लोगों और सरकार के प्रति G7 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए आभार व्यक्त किया। ईरान इजरायल युद्ध के बीच भारत ने ईरान में फंसे छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। ईरान में करीब 10,000 भारतीय हैं, जिनमें से 6,000 छात्र हैं, जिनमें से अब तक 700 से अधिक भारतीय छात्रों को तेहरान, उर्मिया और इस्फहान के रिश्ते से शिफ्ट किया जा चुका है। इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया के समकक्ष से कुछ दिन पहले ही बातचीत की थी। इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष छठे दिन भी जारी है और दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इजरायल ने ईरान के हेरजलिया शहर को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने तेल अवीव और उत्तरी इलाकों पर नई हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी हैं। इजरायल के हमलों से ईरान के नतंज और इस्फहान स्थित परमाणु सुविधाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन फोर्दो जैसे भूमिगत संयंत्रों को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। इजरायल का दावा है कि इन हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी पीछे चला गया है। कल इजरायल ने दावा किया था कि उसने ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ अली शदमानी को एक हमले में मार गिराया है। कुछ दिन पहले भी ईरान के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ को इजरायल ने हमले में मारा था। G7 सम्मेलन को बीच में छोड़ने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नागरिकों को तेहरान से बाहर निकलने की चेतावनी दी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के हवाई क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर दिया। ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है। अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई को धमकी देते हुए कहा, हमें पता है कि खामेनेई कहां छिपे हैं, वह एक आसान निशाना है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका का फिलहाल खामेनेई को मारने का कोई इरादा नहीं है।
इजराइल ईरान संघर्ष तेज होने के चलते मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। ब्रेंट क्रूड $76.45 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि अमेरिकी WTI $74.84 प्रति बैरल पर पहुंच गया। संघर्ष के बावजूद अब तक तेल आपूर्ति पर बड़ा असर नहीं पड़ा है। हालांकि ईरान ने साउथ पार्स गैस फील्ड में उत्पादन आंशिक रूप से रोका है। एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट समेत कम से कम 13 ड्रीमलाइनर उड़ानें मंगलवार को तकनीकी और संचालन संबंधी कारणों से रद्द कर दी गई हैं। 12 जून की दुर्घटना के बाद अब तक 66 ड्रीमलाइनर उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। DGCA ने बताया कि कुल 83 वाइड बॉडी फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। DGCA ने एयर इंडिया के 33 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में से 24 विमान को सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह खरा पाया है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद की गई विशेष जांच में 4 विमानों की बड़ी जांच चल रही है, जबकि 3 विमानों की रिपोर्ट आनी बाकी है। हालांकि DGCA ने एयर इंडिया को इंजीनियरिंग, संचालन और ग्राउंड स्टाफ के बीच बेहतर समन्वय की सलाह दी है। विशाखापट्टनम में आज भारतीय नौसेना अपनी पहली पनडुब्बी रोधी शैलो वाटर क्राफ्ट अर्नाला को शामिल करेगी। इस समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी शामिल होंगे। यह युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है और भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाएगा। अर्नाला 16 ASW SWC जहाजों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और L&T शिप बिल्डर्स ने मिलकर बनाया है। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब हिंदी तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य नहीं होगी, बल्कि एक विकल्प के तौर पर पढ़ाई जाएगी। यदि किसी अन्य भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ना है तो उसके लिए हर कक्षा से कम 20 छात्रों की सहमति और अनुमति अनिवार्य होगी। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में 61 सिख परिवारों ने घर वापसी की है। ये परिवार पिछले वर्षों में ईसाई धर्म अपना चुके थे। सिख गुरुद्वारों और हिंदू संगठनों द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के तहत अब तक 1000 से अधिक लोगों की घर वापसी कराई जा चुकी है। सिख सम्मेलन में धर्मगुरुओं ने ग्रामीणों से अपनी जड़ों से जुड़ने की अपील की।